Hello everyone, welcome to Career Academy. My name is Yash Kumar Sampat and today we will discuss about the weekly current affairs of the first week of the September. So that is the 1st to 7th September 2022. Okay guys, this kind of the particular current affairs is very much important regarding the UPSC examination as well as all other the government examinations over here. Okay, so you can make the notes from these particular slides and the videos also. So let us discuss one by one. So in this lecture we will discuss about the Indian Navy ensign. So this particular current affairs come from the Hindu newspaper 1st September 2022. Okay, after that we will discuss about the Karnataka iron ore mining जो कि हिंदू न्यूज़पेपर की 2 सितंबर के अंदर आया था. India to host Quad official meeting. So this comes from 3rd September 2022 and NASA moon mission Artemis. So guys, this particular fourth point is very much important regarding the science and technology also. Okay, so ये हिंदू न्यूज़पेपर के 4 सितंबर के पेपर में आया था. ठीक है, उसके बाद डिस्कस करेंगे हैनले इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व इन द लद्दाख. After that, the ban on conversion therapy for LGBTQIA+. After that, we will also discuss about the Tista River dispute, that is a dispute between the India and the Bangladesh. Is it clear? So you have to remember this kind of the particular points, and this is the points are very much important for your examination point of view. Okay, so you can make the notes from this particular video also. Okay, let us discuss one by one. So first we will discuss about India Navy ensign. So यहाँ पर जो इंडिया का इंडियन नेवी जो है उसका जो फ्लैग है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है. ठीक है, सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने यहाँ पर कहेंगे इंसाइन का मतलब होता है कि फ्लैग को चेंज करना. ठीक है, हमारी जो नेशनल फ्लैग जो है उसकी डिज़ाइन को चेंज करने का काम, उसकी डिस्प्ले को चेंज करने का काम यहाँ पर किया जाता है. ठीक है, सो द प्राइम मिनिस्टर विल अनवेल द न्यू ensign of Indian Navy in the Kochi to mark the launch of India's first aircraft INS Vikrant. यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताऊं इंडियन नेवी का जो ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है, ये इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है. सो इंडियाज फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम है INS विक्रांत. INS स्टैंड्स फॉर व्हाट? इंडियन नेवल शिप. ओके, तो यहाँ पर पहले जो फ्लैग था वो इस तरीके का था. ठीक है, सो दैट इज अ ओल्ड वर्जन ऑफ दिस इंडियन नेवी फ्लैग एंड दैट इज अ न्यू वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडियन नेवी फ्लैग. ओके, जहाँ पर इस तरीके का जो क्रॉस था उसको निकाला गया है और यहाँ पर इस तरीके का जो सिंबल है उसको इंक्लूड किया गया है. सो देर आर दीज, इफ वी टॉक about the symbolization over here, so there is a first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh and eighth symbol with respect to shape over here. ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है जो एक ऑपरेशनबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है. एंड आई वॉन्ट टू टेल यू दैट इंसाइन का मतलब जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, इट इज़ अ नेशनल फ्लैग विच इज़ डिस्प्लेड ऑन शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑफन विद द स्पेशल इंसाइनिया ऑफ अ ब्रांच ऑफ यूनिट फॉर द आर्म फोर्सेस. ठीक है, तो यहाँ पर इंसाइन का मतलब एक्चुअली होता है फ्लैग. अभी यहाँ पर जो पुराना ओल्ड वर्जन जो था फ्लैग का, ठीक है, उसमें ये जो क्रॉस था ये क्या रिप्रेजेंट करता था? सो द प्रेजेंट ensign carries the Saint George's cross with the tricolour in the canton top लेफ्ट कॉर्नर ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्लैग. ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं दूसरी स्लाइड में आपको बताऊँ तो 1947 के दौरान से लेकर 1950 के दौरान यहाँ पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ठीक है, उसका फ्लैग लगता था इंडियन नेवी के फ्लैग के अंदर. बाद में 1950 से लेकर 2001 तक हम लोगों ने चेंज किया, यहाँ पर हम लोगों ने इंडियन फ्लैग लगाया, पर क्रॉस तो है ही. जब भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तभी, ठीक है, तभी हम लोगों ने क्रॉस को निकाला, यहाँ पर जो क्रॉस था उसको निकाला 2001 से लेकर 2004 तक. ठीक है, और इसके अंदर एक नया सिंबल ऐड किया हम लोगों ने. उसके बाद फिर से एनसाइन हुआ 2004 और 2014 तक ये फ्लैग को डिक्लेयर किया गया जो कि रिसेंट यानी कि फिलहाल ही अभी जस्ट चेंज हुआ है. ठीक है, पर नरेंद्र मोदी साहब ने यहाँ पर अमृत काल के दौरान एक 5 प्रण का बात किया था. ठीक है, तो पहली प्रण जो थी वो थी गोल ऑफ डेवलप्ड इंडिया. ओके,
सेकंड प्रण इज दैट रिमूव एनी ट्रेस ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट। यहाँ पर नरेंद्र मोदी साहब ने ऐसा कहा था कि हमें गुलामी का एक भी कतरा हमारे पास नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जो क्रॉस है वो वहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी से आया था। एंड टू मेंटेन द रिलीजियस हार्मनी यूनिटी, ओके, यहाँ पर ये जो फ्लैग है उसके अंदर मॉडिफाई किया गया है, ठीक है। थर्ड प्लान जो था, सो दैट इज अ टेक प्राइड इन अवर रूट्स, ओके, हमारी जो संस्कृति है उसकी जो जड़ें हैं उसके ऊपर हमें प्राउड लेना चाहिए, ठीक है, प्राइड हमें फील करना चाहिए। फोर्थ प्लान था कि वी हैव टू बी अ यूनाइट, ओके, हमें एक यूनिटी में रहना है, सो दैट इज अ फोर्थ प्रण। एंड फिफ्थ प्रण इज दैट दी सेंस ऑफ ड्यूटी अमॉन्ग द सिटीजन्स, ठीक है, हम अपने सिटीजन्स के तौर पर अपनी जो ड्यूटीज़ है उसको अच्छी तरीके से समझे। ये यहाँ पर 5 प्रण की नरेंद्र मोदी साहब ने बात किया था। लेट अस डिस्कस अबाउट दी नेक्स्ट आर्टिकल विच इज़ फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द पेज नंबर 12 तो ये चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। सो दैट इज़ अ कर्नाटक आयरन और माइनिंग। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अभी ही एक चैलेंज जो था उसको रेज किया था, सीलिंग लिमिट ऑफ आयरन और माइनिंग फॉर बेलारी, चित्रादुर्गा एंड तुमाकुरू डिस्ट्रिक्ट विच इज इन दी कर्नाटका, ओके, कर्नाटक के ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट है, बेलारी, चित्रा, दुर्गा, and after that if we talk about the third one, so that is called the Tumakuru, okay, so there are the 3 districts of the Karnataka over here, okay। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले माइनिंग करने के लिए बैन किया गया था, ठीक है, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज किया और एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट के तौर पर उन्होंने कहा कि आप माइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट सेइंग कंजर्वेशन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट मस्ट गो हैंड इन हैंड विद द स्पिरिट ऑफ द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ पर अगर समझे कि माइनिंग की क्यों जाती है, ठीक है, अगर हम लोग समझे कि माइनिंग एक्चुअली की क्यों जाती है, तो वी रिक्वायर्ड द स्टील, ओके, वी रिक्वायर्ड द स्टील, इज इट क्लियर। स्टील कहाँ से आएगा? स्टील जो है वो आयरन ओर से आएगा। कहाँ से आएगा दोस्तों? आयरन ओर से आएगा। और आयरन ओर जो है उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? उसके लिए हमें माइनिंग करनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? सो डू यू नो अबाउट द टारगेट? ओके, तो हमारा टारगेट क्या है? टू प्रोड्यूस द स्टील। इज इट क्लियर? स्टील कहाँ से आएगी? आयरन ओर से आएगी, एंड दैट इज़ अ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा? जब भी हम लोग खदान खोदेंगे, हम लोग माइनिंग करेंगे, तभी हमारे पास यहाँ पर आयरन ओर आएगी। इज इट क्लियर? तो आप लोगों को ये समझना है कि अगर हम लोग ये माइनिंग रोका देते हैं, हम लोग ब्लॉक करते हैं माइनिंग को, तो हमें आयरन ओर नहीं मिलेगा। if we cannot get the iron ore, so how we produce the steel? Okay, and steel is the most perfect factor or IMP factor in the industrial sector, okay, and industrial sector, okay, industrial sector, that is a secondary sector which is in the Indian economy, okay। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो भी जीडीपी के अंदर रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, जीडीपी के अंदर यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो यहाँ पर स्टील का मैन्युफैक्चरिंग अगर नहीं होगा तो यहाँ पर इकोनॉमिकल ग्रोथ और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलाउ किया to develop the economical conditions and to grow the economical situations, okay। तो ये चीज़ समझनी है। पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि यू हैव टू ऑल्सो बैलेंस द एनवायरनमेंट, ओके। तो उसकी वजह से यहाँ पर ये चीज़ कही गई थी और बाद में यहाँ पर बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया गया है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। 10 साल 10 years after the Supreme Court clamped down on production and sale of iron ore in Karnataka, the court has relaxed its own orders, ठीक है। तो 10 साल तक यही सिचुएशन चली थी। 10 साल के बाद यहाँ पर कोर्ट ने ये जो डिसीजन है उसको रिलीज किया है। जैसे मैंने कहा कि हमें माइनिंग करनी है तो क्यों करनी है? सो वी रिक्वायर्ड अ रॉ मटेरियल दैट इज कॉल्ड द आयरन ओर, और आयरन ओर से हम स्टील बनाएंगे। स्टील से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है एंड एज अ रिजल्ट वी ऑल्सो मेक द मनी, ओके। मनी आता है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट हुआ तो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। पर एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि माइनिंग के दौरान इलीगल माइनिंग्स भी होती है, इलीगल माइनिंग्स भी होती है, उसको हमें कंट्रोल करना है। सो गवर्नमेंट हैव टू कंट्रोल दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर सिचुएशन एंड ऑल्सो द हेल्थ इश्यूज ऑफ द वर्कर्स। जो माइनिंग के अंदर जो भी वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है,
तो वहाँ पर उनको हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, गवर्नमेंट को उसके ऊपर भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है, यू हैव टू ऑल्सो बैलेंस द माइनिंग प्रोसेस विथ रिस्पेक्ट टू द एनवायरनमेंट, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू द एनवायरनमेंट। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट आर्टिकल, इंडिया टू होस्ट क्वाड ऑफिशियल मीटिंग्स, ठीक है। तो ये जो न्यूज़ है, ठीक है, ये 3 सितंबर 2022 के हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर आई थी, जो पहले पेज के अंदर ही है, ठीक है। तो भारत जो है क्वाड ऑफिशियल मीटिंग को होस्ट करेंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ द क्वाड, ओके। क्वाड का फुल फॉर्म क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ओके। क्वाड के अगर मैं मेंबर स्टेट्स के बारे में बात करूं, ठीक है, तो उसके अंदर है, एक तो इंडिया है, दूसरा है यूएस, आफ्टर दैट दी ऑस्ट्रेलिया एंड आफ्टर दैट दी जापान। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है। यू कैन ऑल्सो सी दिस पर्टिकुलर क्वाड मेंबर्स इन दिस मैप, ओके। सो दैट इज अ वर्ल्ड मैप ओवर हियर। तो यहाँ है हमारा प्यारा सा भारत, भारत के ऊपर और जाएंगे तो चाइना मिलेगा, चाइना के ऊपर और जाएंगे तो आपको यहाँ पर जापान मिलेगा, ठीक है। एंड जापान जो है उसके बाद में है यूएसए, यूएसए के थोड़े दूर ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वाड, ओके। तो यहाँ पर देखिए, ये जो चारों के चारों मेंबर्स हैं, इंडिया है, जापान है, यूएसए है और ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ये एक पैसिफिक रीजन को कवर करते हैं, ठीक है। सो पैसिफिक रीजन को कवर करते हैं। तो यहाँ पर क्वाड का ऑब्जेक्टिव दोस्तों यही है कि पैसिफिक रीजन को इकोनॉमिकली और सोशियली, ओके, उसको सोशल इकोनॉमिकली उसको हमें डेवलप करना है, इज इट क्लियर, और कॉपरेशन बिल्डअप करना है इन चारों देशों के अंदर, ठीक है। सो इंडिया, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इन चारों देशों के अंदर एक कॉपरेशन बिठाना है एंड टू एनहांस द सोशल डेवलपमेंट एज वेल एज द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ओवर हियर विच इज इन द पैसिफिक ओशन, ओके। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। इफ यू टॉक अबाउट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सो यू हैव टू रिमेंबर द क्वाड मेंबर कंट्रीज, ओके, and you have to also remember the quadrilateral security dialogue. So that is a full form of this particular quad, okay. And what is the objective behind that to form this kind of the particular quadrilateral security dialogue, okay. If we talk about the quad, okay, तो यहाँ पर क्वाड जो है ये एक्चुअली जैसे मैंने आपको कहा कि ये इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग है, ठीक है, इन चारों देशों के बीच में, जो एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है फ्री, ओपन एंड प्रॉस्पेरियस, ओके, रिगार्डिंग द इंडो पैसिफिक रीजन, जैसा हम लोगों ने बात किया। पर भारत का उसमें क्या रोल है, भारत का क्या स्टैंड है, हमें क्वाड का मेंबर क्यों बनना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। क्वाड इज यूनाइटेड बाय इट्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड विल रिमेन एन इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ द स्टेबिलिटी इन इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर हमें जो स्टेबिलिटी ग्रेप अप करनी है, सो यू हैव टू वर्क इन द क्वाड, ओके। सो कॉल दिस पर्टिकुलर मीटिंग एन एक्सटेंशन ऑफ द एंशिएंट फिलोसॉफी वसुधैव कुटुंबकम। हमारी जो फिलोसॉफी है कि हम सबका स्वागत करते हैं, ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम। सो विच इज रिगार्ड्स द वर्ल्ड एज वन फैमिली, हम जिसको कहते हैं कि हमारा जो पूरा का पूरा विश्व है वो एक परिवार के जैसा है, ठीक है, हम सबका स्वागत करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड द वसुधैव कुटुंबकम। यहाँ पर आप लोगों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसके हेडक्वार्टर के बारे में पूछा जा सकता है, ओके। सो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वाड? सुसैक्स, विस्कॉन्सिन, विच इज अ पर्टिकुलर हेडक्वार्टर ऑफ द क्वाड, ओके। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो एंड यू कैन टेक द मेक द नोट्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो ऑल्सो, ओके। लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट article. Guys, this article is very much important regarding the science and technological field, okay, and you have to also know about that कि दूसरे कंट्री के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ग्रोथ किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो है नासा, ठीक है, जो एक स्पेस एजेंसी है अमेरिका की, ठीक है, यहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द नासा, ओके, जिन्होंने एक मून मिशन को लॉन्च किया है। सो दैट इज कॉल्ड द आर्टेमिस। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर SLS यानी कि स्पेस लॉन्च सिस्टम, ठीक है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है ये, उसके थ्रू यहाँ पर इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पर ये जो कैप्सूल दिख रही है, ठीक है, इस कैप्सूल के अंदर यहाँ पर इंसान बैठते हैं, एस्ट्रोनॉट्स बैठते हैं, ठीक है,
पर ये मिशन बनाया क्यों जा रहा है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दैट। ओके, यहाँ पर चंद्र के ऊपर भेजने के लिए, मून के ऊपर भेजने के लिए इस रॉकेट को तैयार किया गया है, ठीक है। पर सवाल ये आता है कि नासा ने तो पहले, अमेरिका ने तो पहले ही यहाँ पर एक मिशन को लॉन्च किया था, जैसे कि अपोलो मिशन। ओके, अपोलो मिशन, तो अपोलो मिशन के अंदर आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इज ए क्लियर? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, इज इट क्लियर? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग भाई साहब जो थे अपोलो मिशन के थ्रू वहाँ पर गए थे और चंद्र के ऊपर ही गए थे, तो फिर से क्यों ज़रूरत आ पड़ी। दूसरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर 3 दिन पहले ही इस मिशन को लॉन्च करने की बात हुई थी, ठीक है। 27 सितंबर को यह मिशन को लॉन्च किया जाने वाला था, पर 3 दिन के पहले ही यहाँ पर पता चला कि इसके जो बूस्टर्स हैं, ठीक है, ये जो बूस्टर्स साइड में लगे हुए हैं, उस बूस्टर्स के अंदर फ्यूल लीकेज होने लगा है, ठीक है। इस मिशन के अंदर ये जो फ्यूल लीकेज होने के कारण इस मिशन को अक्टूबर मंथ के अंदर पोस्टपोन किया गया है, ठीक है। तो अभी ये मिशन कभी लॉन्च होगा, अक्टूबर मंथ के अंदर। पर यहाँ पर अगर नासा ये चीज़ करने में सक्षम नहीं है, तो यहाँ पर कई कंट्रीज़ ने इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया है कि आप लोग एक बार चंद्र के ऊपर तो चले ही गए हैं और आप लोगों ने अच्छी तरीके से लॉन्च भी किया था, तो इस बार क्या हुआ, तो यहाँ पर आपको डिले क्यों होना पड़ा। तो यहाँ पर दूसरे कंट्रीज भी उसकी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप लोगों को डिले क्यों हो रहा है, ठीक है। एक बार अगर आपने कुछ काम किया है तो यहाँ पर दूसरी बार वही काम करने में एक तो टाइम भी कम लगना चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पर जो इनोवेशन पोर्शन है वो भी अच्छी तरीके से यूज़ होने चाहिए, ठीक है। पर यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल ग्लिच की वजह से यहाँ पर इस मिशन को पोस्टपोन किया गया है। टेक्निकल ग्लिच की वजह से इसको पोस्टपोन करने के बाद इसको लॉन्च किया जाएगा अक्टूबर मंथ के अंदर, ठीक है। सो आर्टेमिस मिशन पहली फ्लाइट का टेस्ट किया जाएगा, चांद से भी 64,374 किलोमीटर आगे जाएगा ये पूरा का पूरा स्पेसक्राफ्ट। ओके, ये चीज़ याद रखनी है। इफ़ वी टॉक अबाउट द पाथ ऑफ दिस पर्टिकुलर स्पेसक्राफ्ट, ठीक है, तो पृथ्वी का एक चक्कर काटेगा, बाद में यहाँ से गुजरकर ये 42 दिन तक ये पूरा का पूरा मिशन कंप्लीट होने में लगेंगे। यहाँ से गुजरेगा चंद्र का एक चक्कर और मून का दूसरा चक्कर और तीसरा चक्कर काटकर यहाँ पर वापस लौटने की कोशिश करेगा। यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूँ, इस मून मिशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि चंद्र जो है यानी कि मून जो है उसके आसपास के जो हालात हैं क्या वो सही है या नहीं है, एक दैट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। दैट सेकंड ऑब्जेक्टिव इज दैट यहाँ पर मून जो है उसके आसपास के जो हालात है वो सही है या नहीं है, दैट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सेकंड ऑब्जेक्टिव इज दैट यहाँ पर जो पानी की वाटर की जो खोज की गई है उसमें क्या हमें और चीज़ें पता चलती है या नहीं, यहाँ पर उसकी जो मिट्टी है उसमें से कुछ पता चलता है या नहीं। सो दैट इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव। एंड थर्ड ऑब्जेक्टिव इज दैट टू कम with safe, okay, to come with safe situation, okay, to come with safe situation into the earth, okay, पृथ्वी के अंदर अच्छी तरीके से आराम से वापस लौटना, सलामती के साथ वापस लौटना, ठीक है। ये 3 मुख्य ऑब्जेक्टिव्स है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है इस मून मिशन के, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। इफ़ यू टॉक अबाउट दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर नासाज आर्टेमिस 1, तो यहाँ पर ये एक हैवी लिफ्ट रॉकेट है, ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। 2024 के आसपास आर्टेमिस 2 को लॉन्च करने की भी यहाँ पर प्लानिंग शुरू कर दी गई है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी रहेगी, ठीक है। यहाँ पर आपको ये मैं बता दूं कि ये जो मून मिशन है, ठीक है, उसका नाम आर्टेमिस क्यों रखा है, ठीक है, मून मिशन का नाम आर्टेमिस ही क्यों। तो नासा के पहले ह्यूमन मून मिशन का नाम अपोलो था। ग्रीक माइथोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो अपोलो और आर्टेमिस एक जुड़वे भाई बहन है, ठीक है। जैसे कि जहां अपोलो को सूर्य का देवता माना जाता है, वैसे ही आर्टेमिस को चंद्र की देवी माना जाता है, चंद्रमा की देवी माना जाता है, ठीक है। इसके लिए इस मिशन का नाम रखा गया है आर्टेमिस। इज क्लियर? 2025 या 26, ओके, ये मिशन जो है 2025 या 26 के आसपास लॉन्च किया जा सकता है।
ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है रिगार्डिंग द आर्टेमिस 3। ओके, तो यहाँ पर आर्टेमिस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड का अब तक का टेंटेटिव प्लानिंग हो चुका है नासा के थ्रू, और यहाँ पर पहली बार महिला भी ह्यूमन मून मिशन का हिस्सा बनेगी जो पहले नहीं थे। ठीक है, और चांद के साउथ पोल में मौजूद पानी और बर्फ पर रिसर्च करेंगे ये सारे के सारे लोग। ठीक है, तो ये सारी की चीज़ें हैं आप लोगों को याद रखनी है। दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द UPSC examination and other government bank examination. Is it clear? Let us move on the next one. Guys, this kind of the particular news is very much important also from the science and tech. Okay, that comes from the science and tech also. 4 September द हिंदू न्यूज़पेपर जो था उसमें 13th पेज नंबर के ऊपर एक आर्टिकल आया था कि भारत जो है अपना पहला डार्क स्काई रिजर्व जो है वो लद्दाख के अंदर बनाने जा रहा है। ठीक है, सो दैट इज़ अ डार्क स्काई ओवर हियर। इसको डार्क स्काई क्यों कहा जाता है हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। लद्दाख का जो रीजन है हेनली, ठीक है, हैनली, ठीक है। तो ये जो आपको नाम याद रखना है हैनली, वो लद्दाख का एक रीजन है जहां पर भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनाया जाएगा। तो पहले समझते हैं कि डार्क स्काई रिजर्व एक्चुअली है तो है क्या। ठीक है, सो व्हाट इज अ डार्क स्काई? A dark sky reserve is a designation given to a place that has policies in place to ensure that a tract of land or region has minimal artificial light interference। ठीक है, यहाँ पर पूरा का पूरा ये जो डार्क स्काई है एस्ट्रोनॉमिकल सिचुएशंस को ऑब्जर्व करने के लिए, एस्ट्रोनॉमिकल एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करने के लिए ये डार्क रिजर्व बनाया गया है जहाँ पर कोई भी आर्टिफिशियल लाइट का इंटरफियरेंस ना हो। ठीक है, अगर हो तो बहुत ही कम हो। तो 4500 मीटर सी लेवल से ऊपर इस मिशन को यहाँ पर बनाया गया है, डार्क स्काई रिजर्व को बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर 4500 जो मीटर है उसका जो सी लेवल से ये डिस्टेंस आपको याद रखना है। 4500 मीटर का सी लेवल से डिस्टेंस लद्दाख में मिलता है, और लद्दाख ऐसा एक रीजन है जहाँ पर आर्टिफिशियल लाइट का जो इंटरफेरेंस है काफ़ी हद तक मिनिमम माना जाता है। ना तो वहाँ पर पॉपुलेशन है, ना वहाँ पर पॉल्यूशन है, ठीक है, और ना वहाँ पर कोई भी व्हीकल का भी इंटरफियरेंस है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। इज इट क्लियर? सो इसके लिए इसको यहाँ पर चुना गया है लद्दाख के अंदर। ठीक है, अगर मैं बात करूं द इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन जो कि यूएस बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट डेजिग्नेट प्लेस है। ठीक है, जहां पर इंटरनेशनल डार्क स्काई प्लेसेस, पार्क्स और सेंचुरीज और रिजर्वर्स जो कि डिपेंड होते हैं एक दूसरे के मीटिंग्स के ऊपर। ठीक है, उसको यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया है। कोल्ड डिजर्ट विथ स्पेयर पॉपुलेशन। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि लद्दाख के अंदर ही क्यों बनाया गया। सो इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, the high altitude station of IIA is situated to the north or west of the western Himalayas at an altitude 4500 meters। okay, 4500 मीटर्स के तौर पर यहाँ पर उसको सी लेवल के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ समझनी है कि ये कहा क्यों गया है या बनाया क्यों गया है। टू प्रमोट द एस्ट्रोनॉमिकल टूरिज्म। ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ को बनाने का एक मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है टू प्रमोट द एस्ट्रोनॉमिकल टूरिज्म सेक्टर। ओके, तो यहाँ से अगर समझो कि कोई भी पर्सन को इस टॉपिक के अंदर दिलचस्पी है, एस्ट्रोनॉमिकल सिचुएशंस के अंदर, एलिमेंट्स के अंदर, तो वो वहाँ पर जाकर स्टडी कर सकते हैं और वहाँ पर रिसर्च कर सकते हैं। सो दैट इज अ डार्क स्काई रिजर्व। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं LGBTQIA एंड प्लस। ठीक है, तो एक्चुअली ये चीज़ है क्या। L stands for the lesbian, G stands for the gay, B stands for the bisexual, T stands for the trans, Q stands for the queer यानी कि विचित्र, यानी कि विचित्र जो अलग दिखता है या अलग बिहेव करता है। ठीक है, और I stands for the intersex, okay, and A stands for the asexual। is it clear? और प्लस जो है, so there are many other sexual कॉन्फिडेंशियल्स ओवर हियर। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है।
L stands for the gay, G stands for the L stands for the lesbian, G stands for the gay, B stands for the bisexual, T stands for the trans, and Q stands for the queer, and I stands for the intersex, and A stands for the asexual. Is it clear? तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर ये समझनी है कि ये एक मेडिकल फील्ड को संभालने के लिए एक बॉडी है जिसका नाम है NMC, ओके, नेशनल मेडिकल कमीशन, जिन्होंने यहाँ पर स्टेट मेडिकल काउंसिल्स को लिखकर ये सारी चीज़ें भेजी है कि कन्वर्जन थेरेपी को हम लोग अभी प्रमोट नहीं करेंगे। कन्वर्जन थेरेपी जो है वो बैन की जा सकती है, बैन की गई है, और अगर किसी ने ये चीज़ की, कन्वर्जन थेरेपी की, ठीक है, तो उसको हम लोग मानेंगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, तो बाद में उसको पनिशमेंट मिल सकती है और उसका लाइसेंस जो है वो भी रद्द किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एनएमसी ने इस मद्रास हाई कोर्ट के डायरेक्शन को यहाँ पर माना है और कन्वर्जन थेरेपी एंड सेड द कन्वर्जन थेरेपी इज अ रॉन्ग, ये चीज़ कही है अंडर द इंडियन मेडिकल रेगुलेशन 2002 एक्ट, ओके। तो इस एक्ट के थ्रू यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप लोगों ने कन्वर्जन थेरेपी को प्रमोट किया, ओके, सो दैट इज कंसिडर्ड एज अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो सबसे पहली चीज़ ये समझो कि ये टॉपिक एक्चुअली है क्या, ओके। बैन ऑन कन्वर्जन थेरेपी ऑफ LGBTQIA+, जैसे मैंने आपको बताया LGBTQIA जो है उसका फुल फॉर्म ये ही है, ठीक है। पर कन्वर्जन थेरेपी यानी कि आपका जेंडर चेंज करना, ठीक है, पुरुष से स्त्री बनना, स्त्री से पुरुष बनना, तो दैट इज अ मेन चीज़ जो ये है, यही है कि कन्वर्जन थेरेपी से आप जेंडर चेंज करते हैं। आप लोगों ने कई ऐसे लोगों को देखा होगा, सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा, पर्सनालिटीज़ को देखा होगा जो अपना जेंडर चेंज करवाते हैं, ठीक है, लड़के से लड़की बन जाते हैं या लड़की से लड़का बन जाते हैं, ठीक है, बॉय टू गर्ल, गर्ल टू बॉय, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बारे में बात किया गया है, पर ऐसा कोर्ट ने क्यों कहा है और एनएमसी ने सारे के सारे स्टेट मेडिकल काउंसिल को ऐसा क्यों कहा है? तो ये चीज़ आपको समझनी है कि जब भी आप जेंडर चेंज करते हैं तो एज पर दी साइंटिफिक रिपोर्ट आपके अंदर हॉर्मोन्स चेंजेस होते हैं। हॉर्मोनल चेंजेस की वजह से आपके अंदर जो एंग्जाइटी है, ठीक है, डिस्ट्रेस है, वो काफ़ी हद तक जेंडर चेंज करवाने से बढ़ जाता है, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पर यूथ को जो है ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पर मद्रास हाई कोर्ट ने इसको डायरेक्ट किया है, एनएमसी ने बाद में स्टेट मेडिकल काउंसिल्स को डायरेक्ट किया, और कोई भी अगर ये चीज़ करेंगे तो उसको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जा सकता है और उसको पनिशमेंट भी मिल सकती है, लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। इफ़ वी टॉक अबाउट इन वेरी डिटेल LGBTQIA+ एक्चुअली है क्या, तो जैसे मैंने कहा LGBTQIA दैट इज अ लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, इंटरसेक्स, असेक्सुअल और ऑफ एनी अदर ओरिएंटेशन, ठीक है, जिसके अंदर कहा जा सकता है कि डोंट आइडेंटिफाई द सिसजेंडर, कि बर्थ के दौरान हम पता नहीं कर सकते कि उसका सेक्स क्या है, वो कौन से जेंडर से बिलोंग करता है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द सिसजेंडर, ओके। तो इस तरीके के पर्सन्स को हम लोग हेट्रोसेक्सुअल यानी कि एक आइडियल आदर्श के तौर पर समझते हैं, ठीक है, ये चीज़ समझना है आपको। एंड प्लस का मतलब यही है कि ऑल द जेंडर आइडेंटिटीज, ठीक है, इनके अलावा भी जो भी ऐसे जेंडर्स हैं उसको हम लोग प्लस के अंदर गिनते हैं और एक सेक्सुअल ओरिएंटेशन के तौर पर उसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। सो लेटर्स एंड वर्ड्स कैन नॉट येट फुली डिस्क्राइब, जिसके बारे में हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते, ठीक है, वो प्लस की कैटेगरी में आते हैं। देर आर कल्चरली डिफाइंड आइदर एज नाइदर मैन, वो पुरुष भी नहीं है, वो स्त्री भी नहीं है, और मैन हु बिहेव लाइक्स अ वुमन, ठीक है। तो ये सारे के सारे इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं, इस तरह की कम्युनिटी को सोशल एलिमेंट के तौर पर या सोसाइटी के अंदर हिजड़ा कहा जाता है, हिजराज जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। एट प्रेजेंट दे आर ऑल रिफर्ड एज द थर्ड जेंडर, ओके, जो प्लस की कैटेगरी में आते हैं, जो मैन है, वुमन के तरह बिहेव करते हैं, जो मैन भी नहीं कहा जा सकता, जो वुमन भी नहीं कहा जा सकता, उसको हम लोग थर्ड जेंडर की कैटेगरी में गिनते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर 2018 के दौरान यहाँ पर डिक्रिमिनलाइज सेक्शन जिसको हम लोग कहते हैं 377 क्लोज 1, ओके, उसके टाइटल में यह कहा था कि
होमोसेक्सुअल रिलेशंस एज अननेचुरल ऑफेंस। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को यहां पर याद रखनी है। टाइटल होमोसेक्सुअल रिलेशंस एज अननेचुरल ऑफेंस, तो उसका सेक्शन कौन सा है? सेक्शन है 377। सो सेक्शन जब भी आते हैं तो उसके बारे में याद रखना है। सो दैट इज अबाउट द इंडियन पिनल कोड, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल्स हैं, पर आईपीसी की बुक अलग ही है। ठीक है, जिसके अंदर पनिशमेंट लिखी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कन्वर्जन और रिपेरेटिव थेरेपी। ठीक है, तो यही जो है कन्वर्जन और रिपेरेटिव थेरेपी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि जेंडर को एक चेंज करना। जैसे कि पुरुष से हम लोगों ने स्त्री बनाया, स्त्री से हम लोगों ने पुरुष को जेंडर चेंज किया। ठीक है, सो दैट इज अ प्रॉपर कन्वर्जन थेरेपी। तो ये जो है उसका एम क्या है? एट द चेंजिंग द सेक्सुअल ओरिएंटेशन और द जेंडर आइडेंटिटी और एन इंडिविजुअल विद द यूज ऑफ आइदर साइकेट्रिक ट्रीटमेंट, ड्रग्स, एक्सॉर्सिज्म, जिसको हम लोग कहते हैं इविल सेरेमोनियल प्रैक्टिसेस। ठीक है, जो नेचर के विरुद्ध काम करने की जो चीजें हैं। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड द इविल सेरेमोनियल प्रैक्टिसेस एंड इवन वायोलेशन। तो इसकी वजह से यहाँ पर जब भी जेंडर चेंज करते हैं तो ये सारे के सारे जो इश्यू है बाद में हो सकते हैं। ठीक है, विद द एम बीइंग टू मेक द इंडिविजुअल हेट्रोसेक्सुअल, जिसको कहा जा सकता है अट्रैक्शन टू ऑपोजिट सेक्स। ओके, ऑपोजिटरी सेक्स। ओके, तो ये चीज आप लोगों को समझनी है कि अभी कन्वर्जन थेरेपी जो है कोर्ट ने बैन कर दिया है। मद्रास हाई कोर्ट ने यहाँ पर ऐलान किया है कि अगर किसी ने भी कन्वर्जन थेरेपी किया या करवाया तो यहाँ पर उसको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जा सकता है और कोर्ट के हिसाब से आपको पनिशमेंट मिल सकती है। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट आर्टिकल। ओके, सो दैट इज अबाउट द तीस्ता रिवर डिस्प्यूट इंडिया एंड बांग्लादेश। सो दोस्तों, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि 1971 के दौरान जो बैटल ऑफ लोंगेवाला हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद हम लोगों ने पूरा का पूरा जो बांग्लादेश जो था, ठीक है, उसके लिबरेशन की अगर मैं बात करूँ तो लिबरेशन के दौरान भी हमारे काफ़ी हद तक जो रिलेशन है अच्छे थे। ओके, ये यूपीएससी के अंदर इंटरनेशनल रिलेशन का जो टॉपिक है उससे ये आर्टिकल बिलोंग करता है, जो 7 सितंबर 2022 के हिंदू न्यूज़पेपर में पहले पेज के ऊपर आर्टिकल आया था। ठीक है, तीस्ता रिवर डिस्प्यूट, बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशन काफ़ी हद तक अच्छे ही है, पर एक जगह पर डिस्प्यूट भी है। यहाँ पर बांग्लादेश जो है उसके साथ हम लोगों ने ऑलमोस्ट 54 तरीके की जो रिवर ट्रिब्यूटरीज है उसको शेयर किया है, कॉमन ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। रिलेशन अच्छे जो है उस फील्ड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं चिटागोंग एंड मोंगला। ओके, चिटागोंग एंड मोंगला जो पोर्ट है, ये चीज़ जो है हम लोगों ने बांग्लादेश के अंदर यूज़ किया है एज अ बंदरगाह के तौर पर, पोर्ट के तौर पर। एंड आस्पेक्ट क्या था? ट्रेडिंग का आस्पेक्ट था। जैसा कि अगर हम लोग समझ में आता है कि ये जो पूरा का पूरा मैप है यहाँ पर आप देख सकते हैं, सो दैट इज अ पर्टिकुलर मैप ऑफ द बांग्लादेश ओवर हियर। ओके, यही है बांग्लादेश पूरा का पूरा। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ जो आप लोगों ने यहाँ पर देखी वो यही चीज़ है। ठीक है, तो ये जो बांग्लादेश है यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर है इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर है इंडिया। तो यहाँ से अगर मुझे समझ लीजिए कि वेस्ट बंगाल से अगर मुझे नॉर्थ ईस्ट पोर्शन यानी कि अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय उस अगर सामान भेजना है तो ये एक रोडवे का रास्ता है कि मैं यहाँ से यहाँ पर गुजर तक यहाँ पर सामान भेजूँ। दूसरा रास्ता ये है कि मैं डायरेक्ट सी रूट से होकर बांग्लादेश का मोंगलो पोर्ट एंड चिटागोंग पोर्ट जो है उसको मैं यूज़ करते हुआ पूरा का पूरा यहाँ पर भेज सकता हूँ, मेरा ट्रेडिंग आस्पेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ट्रेडिंग कर सकता हूँ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह सामान भेज सकते हैं। तो ये हम लोगों का यहाँ पर पोर्ट यूज़ करने की बात हुई। एक तो है चिटागोंग, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट we can say the port between the बांग्लादेश एंड इंडियाज रिलेशनशिप। ओके, जहाँ पर बांग्लादेश ने हमें पोर्ट ये यूज़ करने के लिए दिया था। ढाका दैट इज़ अ कैपिटल ऑफ दिस पर्टिकुलर बांग्लादेश। पर यहाँ पर एक जो डिस्प्यूट आता है जिससे मैंने आपको कहा दैट इज़ अ तीस्ता रिवर। तो तीस्ता रिवर जो है उसके अंदर एक समझौता किया गया था। ठीक है, 36% डिस्प्यूट क्या है वो समझ लीजिए पहले। 36% जो है वो उसकी रिवर का पोर्शन जो है इंडिया को दिया गया है। सॉरी 39% जो है
39% के आसपास जो है, ठीक है, वो इंडिया को सौंपा गया है कि आप रिवर का 39% यूज़ कर सकते हैं, और 36% जो है, ठीक है, वो बांग्लादेश को दिया गया है। तो यहाँ पर बांग्लादेश ये कहता है कि वी रिक्वायर्ड अ इक्वल डिस्प्यूट, वी रिक्वायर्ड अ इक्वल पोर्शन, ओके, और 25% जो है, ठीक है, 25% जो है वो बीच में रखा गया है यूनाइटेड नेशन के दौरान, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस जो है वो उसके हाथ में रखा गया है कि अभी 25% जो है अभी किस तरीके से डिवाइड किया जा सके। इज इट क्लियर? सो 39% जो वाटर कंटेंट है वो इंडिया यूज़ करेंगे, 36% जो है वो तीस्ता रिवर को यूज़ करेंगे बांग्लादेश। बांग्लादेश का ये कहना है कि वी रिक्वायर्ड अ प्रॉपर एंड इक्वल पोर्शन, ओके। तो ये एक डिस्प्यूट आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। सो दैट इज अ पर्टिकुलर डिस्प्यूट बिटवीन द तीस्ता रिवर एंड इंडिया एंड द बांग्लादेश। सो यहाँ पर एक ये चीज़ याद रख लीजिएगा, कुशियारा रिवर, ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन रिगार्डिंग द तीस्ता रिवर ऑल्सो। तो कुशियारा रिवर जो है वो एक बांग्लादेश, ये है इंडिया, ठीक है, तो यहाँ पर बांग्लादेश से आती है, और ये जो है बाराक रिवर, जो बाराक रिवर है उसकी बाद में दो सब्सिडरीज बनती है, एक तो कुशियारा रिवर के तौर पर और दूसरा होता है सुरमा रिवर, ठीक है। एक कुशियारा रिवर और बाराक में से दो ट्रिब्यूटरीज निकलती है, एक तो सुरमा और कुशियारा। इज इट क्लियर? तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझना है। इज इट क्लियर? ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन, एंड गाइज आई वांट टू टेल यू दैट यू रिक्वायर्ड एंड यू हैव टू गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस ओवर हियर, ओके। तो यहाँ पर आप लोगों को ये समझना है कि भारत के अंदर जो इंडियन नेवी के जो जनेता है, यानी कि फादर ऑफ द इंडियन नेवी, उनका आप लोगों को यहाँ पर नाम बताना है। इज इट क्लियर? उनका आप लोगों को यहाँ पर क्या बताना है? नाम बताना है, फादर ऑफ द इंडियन नेवी। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है ये 1 सितंबर हिंदू टाइम्स के न्यूज़पेपर में से पेज नंबर जो 7 है वहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कभी कभार, उसमें से मैंने यहाँ पर इसको लिया है, ठीक है। सो फादर ऑफ द इंडियन नेवी यहाँ पर आप कॉमेंट सेक्शन में बताएं। मोटो ऑफ इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना का मोटो क्या है, ठीक है, जो उसको सिंबलाइज भी करता है, उसके सिंबल में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट नेवी इन साइन पेज ट्रिब्यूट टू विच ऑफ दिस फॉलोइंग पर्सनालिटी, ठीक है। नेवी का जो इंसाइन है, नेवी का जो फ्लैग है अभी का, ठीक है, नेवी का जो अभी जो रिसेंट का जो फ्लैग है, ठीक है, वो किसको ट्रिब्यूटरी पे करता है, यानी कि किसकी याद में इसको बनाया गया है, ये चीज़ आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। सो नेवी इन साइंस पेज ट्रिब्यूट टू विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज और विच पर्सनालिटी। इज इट क्लियर? Okay, so that's it for this particular session. I hope you all are enjoy the session, and if you are the new family member of this particular channel, okay, so please subscribe our channel in the YouTube also, and so thank you, Jai Hind and bye bye.